उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे आसमां के खूने शफक में डूब कर निकले। हुए मदफून दरिया जेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले। ऐसे ही कुछ इस वक्त इसराइल के साथ हुआ है, जो उसने ईरान के साथ नक्शा बांधा, और ईरान इसराइल इस जंग में इस वक्त जो नुकसान वो उठा रहा है अनएक्सपेक्टेडली। पिछले व्लॉग में मैंने आपके सामने ये बात बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह कर दी थी कि अब इसराइल को उसकी बचपन की ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिल गया कि किसी तरह वो इस एक्सिस को तोड़कर हमास, हिजबुल्लाह, यमन इनसे इंगेज हुए बगैर सीधा फ्रंट लाइन पे ईरान के साथ इंगेज हो, क्योंकि उसको लगता है कि यही वो जड़ है। दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक उसके लिए कोई नुकसान नहीं रख सकते। उन 57 में से एक है जो उसके लिए जहर बना हुआ है, और उसके वजूद और उसकी पूरी ज़िंदगी को अगर किसी चीज़ से ख़तरा है तो वो है ईरान। लिहाजा आप किसी भी तरह से ईरान का सामना किया जाए और उसको बिफोर इसके कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रेडी कर ले और अपना न्यूक्लियर बम उठा के किसी दिन इसराइल को मार दे। इसराइल के पास ये डू एंड डाई प्रोजेक्ट है कि ईरान का नक्शा ख़त्म, बर्बाद और मिटा दिया जाए दुनिया से, कुर्रे अर्ज़ से ईरान को नक्शे से ही मिटा दिया जाए। इस सिलसिले में ये कंप्लीट प्लानिंग हो चुकी कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करना है। ये तरतीब बन चुकी कि किस नौइयत का हमला करना है। आया जो 180, 200 या 400 मिसाइल ईरान ने अब तक इसराइल की तरफ फेंके हैं, उतनी ही तादाद में वैसे ही हमला कर देना है, या फिर डू एंड डाई वाले सिचुएशन को बरकरार रखना है। लिहाजा अब तक लेटेस्ट ये है कि इसराइल ने ईरान को निशाने पे रखकर पिछले हफ्ते किसी भी वक्त उड़ा देना था, और उसको उड़ाने के लिए जो खुफिया प्लान लीक हो गया या लीक कर दिया गया है वो इंतहाई हौलनाक है। यानी उसके नतीजे में कोई ये नहीं कह सकता कि इस पूरी दुनिया में आग ना लग जाए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ईरान ने ब्लॉक कर देना है। ये कतर, एमिरेट्स और ये सारा कंट्री जो गल्फ रीजन का है, ये सब ब्लॉक हो जाना है। वर्ल्ड पावर श्रिंक हो जानी है, और दुनिया का सारा सरमाया जो तेल के ऊपर मबनी है सुकड़ के रह जाना है। अगर आपके यहाँ मेरे यहाँ पेट्रोल इस वक्त 300 के करीब चल रहा है, 270, 250 के करीब चल रहा है, तो वो सीधा उठा के 800, 900 या 1000 तक जा सकता है। इस हद तक दुनिया परेशानी और तंगी में आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान के ऊपर हमला नहीं है, ये दुनिया के तमाम तेल के ज़खायर के ऊपर हमला है, और इसराइल को इस बात की कोई परवाह नहीं है। इस पूरी जंग में इसराइल अरबों करोड़ों डॉलर्स फूंक चुका है और मज़ीद फूंकने को तैयार है। ख़ुद इसराइल की अपनी आबादी भी रोज़ाना परेशान है, माश उनका डिस्टर्ब है और तालीम उनके डिस्टर्ब है, दीगर चीज़ें भी हैं, और वो इस चीज़ के प्राइस पे कर रहे हैं, और नेतन्याहू के भी सख्त खिलाफ है। मगर प्लान तो यही था। जो खुफिया प्लान लीक हुआ है इस व्लॉग में मैंने आपको बताना है, ज़ारे वो इस अपडेट में शामिल है। मैंने आपको ये बताना है कि थार्ड सिस्टम जो इंस्टॉल कर दिया गया इसराइल के अंदर, उसकी पहली बैटरी को निशाना बनाया गया और इसराइल ने दूसरी बैटरी की डिमांड कर दी। वाज़ेह है कि $800 मिलियन की एक बैटरी आती है, $800 मिलियन की। आप कैलकुलेट करते रहे पाकिस्तानी इंडियन करेंसीज में, आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी हैवी चीज़ है। तो इसकी इंस्टॉलेशन अलग है, इसकी बैटरी की कॉस्ट अलग है। ये हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने निशाना बना के इस बैटरी को डैमेज कर दिया। बार बार छोटे छोटे रॉकेट उसी बैटरी के ऊपर मारे जाएं तो इससे नतीजा क्या निकलता है, वो बैटरी डैमेज हो जाती है। कितना रोकेगी वो? आपके उड़ते हुए मिसाइल्स को रोकेगी, या वो मिसाइल्स या वो रॉकेट्स जो आपकी बैटरी के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब ये मैंने आपके सामने लेटेस्ट अपडेट शेयर करनी है, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो इंतहाई अहम तरीन बात है वो मैं आपके सामने रखूँगा। वाज़ेह है कि इससे कबल के आपके सामने मैं पूरी रात की, कल की, परसों की और आज जो होने वाला है वो अपडेट रखूं। एरनॉन जमूरा इसराइल की फोर्सेस का कमांडो, और एक ऐसा कमांडो कि जिसकी खौफ और वहशत और दबदबा और रोब फैलाया हुआ था कि ये तो बड़ा जल्लाद है, ये हमास के लीडर्स को खा जाता है, ये फ़लस्तीनियों के बच्चों का कसाब है। ऐसा आदमी अब हमास के और हिजबुल्लाह के निशाने पे और अब इस दुनिया में रहा भी नहीं। ये जानम वासिल हो गए साहब, और इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फ़ौरन से जैसे ही इस तरफ से इसराइल ने, IDF ने सिनवार साहब का निशाना बनाया था और उनको उनके लिए घेरा तंग किया था, वैसे ही फ़ौरन से हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू, IDF के चीफ
और इसके साथ साथ वो कमांडोज जो इन्वॉल्व रहे हैं डायरेक्टली इस असैसिनेशन, इस मर्डर अटैम्प्ट के ऊपर, जो फ़लस्तीनी बच्चों के हवाले से सरेआम रहा है, उनको निशाना बनाया। तो एरॉन जमोरा ये निशाने पे आया और इसको इस दुनिया से मिटा दिया गया। और ये काम, अब मैंने आपसे पहले भी कहा था वीलॉग में, मेरा हर वीलॉग पिछला वीलॉग अगले वीलॉग से कनेक्टेड है और हर अगला वीलॉग पिछले वीलॉग की सदाकत करेगा। अगर आपने नहीं देखे तो आपको जाके देखना पड़ेगा कि अब इजराइल की बड़ी नोबल पर्सनैलिटीज़ या बड़ी पॉपुलर आइडेंटिटीज़ निशाने के ऊपर है, अब कोई नहीं बचेगा। ये जो गलती इनसे हो गई, ये सिनवार वाली और इससे पहले सईद हसन नसरुल्लाह वाली, इनको पे ऑफ करना पड़ेगा। और ये पे ऑफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेतन्याहू के ऊपर जब हमला हुआ तो नेतन्याहू और उसकी वाइफ ने शहर ही छोड़ दिया। तेल अवीव इस वक्त इजराइल का सेंटर है, यानी हर तरह से सियासी दारुल खिलाफा कह लें, शहर इक़्तिदार कह लें, मिलिट्री हवालों से कह लें, और इस वक्त सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह के निशाने में तेल अवीव है। रोज़ाना दिन में 4 मरतबा, रात में 4000 मरतबा, ये कोई वेरिएंस मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रॉकेट, कोई ड्रोन आके लगता है। कभी इजरायली आर्मी खाना खा रही होती है, कभी ड्रिल कर रही होती है, सर के ऊपर से गुजर रहा होता है, हेलीकॉप्टर्स भी बेबस रह जाते हैं। ये मसला क्या है? अच्छा, अब जो प्लान इजराइल ने बनाया, उस प्लान के हिसाब से इजराइल ने ईरान को कैसे दुनिया के नक्शे से मिटाना था वो सुनते जाएं आप। सबसे पहले ये प्लान जो इजराइल के पास था, उसके हिसाब से ये सरफेस टू सरफेस अटैक नहीं था। अब तक ईरान ने सरफेस टू सरफेस अटैक किया, यानी अपनी ज़मीन से दूसरे की ज़मीन पे मिसाइल रॉकेट मारे हैं। कोई आर्मी नहीं गई है, कोई जहाज़ नहीं गया है। मगर ये बड़ा अजीब किस्म का अटैक था। आपको पता है दुनिया में इजरायली एयरफोर्स एक अंदाजे के मुताबिक टॉप 5 एयरफोर्स और एयर स्पेस फाइटर्स में से आते हैं। यानी दुनिया में यूएस, उसके बाद रशिया, इंडिया की एयरफोर्स का भी नाम लिखा जाता है जब कैलकुलेट किए जाते हैं उनके रैंक्स, और फिर इजरायली एयरफोर्स का भी नाम लिखा जाता है। तो इन टॉप में से है। ईरान की एयरफोर्स उतनी बहाल नहीं है कंपैरेटिवली, और जो रीसेंट रिकॉर्ड्स देखे गए उसके हिसाब से तो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स एक्टिव होती, और क्या लेकर आती और क्या मारती, यानी ये इस बात से अंदाज़ा लगाएगा कि कुछ 400 के करीब वो मिसाइल जो जहाज से, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान की सरजमीन पे निशाना लेकर छोड़े जाते और ईरान की सरजमीन में एंटर हुए बगैर, उसकी एयर बाउंड्री को क्रॉस किए बगैर, यानी आपका अगर डिफेंस सिस्टम अलर्ट होता और वो मुकाबला करता और वो एंटी एयरक्राफ्ट आपके लगे हुए होते, ऐसा होने की नौबत ही नहीं आती क्योंकि ईरान की बाउंड्री में एंटर ही ना होते। बिल्कुल बाउंड्री से सरफेस से यूं यू टर्न लेते और ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके जाते 400 के करीब, जिससे पूरा नहीं तो आधा ईरान आग की लपेट में होता। इसमें F-15, F-16, F-35 तैयारे इस्तेमाल होते हैं जो किसी भी एयरफोर्स का ख्वाब है। इतनी रैपिडली मूव करते हैं, इतना कैरियर साथ में लेके जाते हैं, इतना ख़तरनाक किस्म का हमला कर सकते हैं, और हवा में इतने ताकतवर है कि एक वक्त में नॉर्मली 4-5 जहाज़ों को संभाल सकते हैं और उनको निस्तो नाबूद कर सकते हैं। दूसरे जो वो मिसाइल लॉन्च करने आ रहे थे, ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, कोई हवा की बातें नहीं है, मैं आपको बताता जा रहा हूं और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल वो लॉन्च करने लगे थे, आपको पता है मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल किस नौइयत के होते हैं। उनमें भी 2 कैटेगरी इस्तेमाल की जा रही थी, दोनों बैक वक्त। एक तो जीपीएस ट्रैक कर रहे थे, अगर उन्होंने निशाना बनाया सरफेस से किसी एक पर्सनैलिटी को, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ईरान में किसी नोबल क्लैरिक, किसी मर्जा, किसी एयर चीफ, किसी को भी निशाना बनाना था, तो वहां से उनकी एयरफोर्स ने लॉन्च करना था मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। अब अगर ये जगह चेंज करवाते उससे कि भाई हमें ये खतरा हो गया है कि आपकी तरफ अटैक हो रहा है इसराइल का, तो अगर वो जगह चेंज करता तो वो मिसाइल फॉलो करता, और उस मिसाइल को रोकने के लिए कोई मिसाइल अगर अटैक करता तो वो पहले उसको क्रश करता, मगर जाके अपने टारगेट के ऊपर हिट करता। तो अगर एक टारगेट रुका हुआ है तो उसके ऊपर भी हमला करता, एक टारगेट मूव कर रहा है उसके ऊपर भी बैक वक्त हमला करता, यानी एक तरफ से उसको मारने के लिए कोई आ रहा है तो उसको हवा में मारता और अपनी ज़मीनी टारगेट को निशाना बनाता, किसी भी तौर से उसको डैमेज करता, तबाह और बर्बाद करता। बैलिस्टिक मिसाइल है, मामूली नहीं है। आपने देखा ईरान ने जिस पावर का शहाब मारा था, ये उससे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर हो सकता था। इसको अब तक प्रैक्टिकली नहीं देखा गया, मगर जो कैपेसिटी उसकी बताई है वो हौलनाक है।
साथ साथ गोल्डन होराइजन का लफ्ज इस्तेमाल किया है उस डॉक्यूमेंट में जो इसराइल की तरफ से रिलीज नहीं हुआ बल्कि लीक हुआ है। लीक कैसे हुआ, इस पर आपने तवज्जो देनी, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दुनिया की 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको 5 आईज कहते हैं, वो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। उन कंट्रीज में ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये पांचों अपने इंटेलिजेंस अपडेट्स, डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और कोई भी बात जो दुनिया जानती है और ये नहीं जानते, ये नहीं हो सकता। हर वो बात जो दुनिया नहीं जानती वो ये जरूर जानता है। मैं इंटेलिजेंस के हवाले से बात कर रहा हूं। ये डेटा शेयर नहीं होता किसी के साथ। ये 5 कंट्रीज आपस में ही इंटेलिजेंस रखते हैं और इन 5 आईज कंट्रीज ने इस डेटा को यूएस के साथ शेयर किया, या यूएस ने यूएस की इस इंटेलिजेंस बॉडी में से किसी एक शख्स ने या किसी एक सिस्टम ने बताया, ये जा रहा है बज़ाहिर बयानिया ये है कि उसने किसी प्रो ईरानियन शख्स ने ये डेटा लीक कर दिया। जबकि वाज़ेह तासुर यह है कि यूएस इस वक्त नहीं चाहता कि आग बढ़े। यूएस के इलेक्शंस करीब हैं। यूएस खासतौर से बाइडेन नेतन्याहू की इस अग्रेसिव पॉलिसी में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अगर नेतन्याहू के साथ साथ यूएस इस वक्त जंग में उतर गया तो उनका बाइडेन का इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। जो प्रो मुस्लिम, प्रो अरब और इस वक्त यूरोप में भी एंटी इजराइल हवा बनी हुई है, वो बाइडेन को दोबारा तो नहीं आने देगी, या कामला को दोबारा तो नहीं आने देगी। यानी इनकी पार्टी आ ही नहीं सकती अगर ये वॉर स्टार्ट हो गई तो। वैसे ही वो बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं और इसका फायदा ट्रंप उठा रहा है। ट्रंप प्रो इसराइल और नेतन्याहू के हक में ना सिर्फ कैंपेन चला रहा है बल्कि बयान दे रहा है कि भाई मैं आ गया तो पहला सीधा न्यूक्लियर के ऊपर मारूंगा मैं ईरान के ऊपर, और मैं इसराइल के साथ खड़ा होऊंगा यहाँ पे। सो ऐसी सूरत हाल में जो बाइडेन के ले गए वोट्स हैं वो किसी तरह ज़ाया हो जाए, वो नहीं चाहेंगे। तो ये चाहते हैं कि ये ठंडा हो जाए, मामला रुक जाए, फिलहाल इतनी जल्दी ना करें। इसराइल और नेतन्याहू खासतौर से ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इसी वक्त बगैर एक दिन ज़ाया किए ईरान को टारगेट पे लिया जाए और उड़ा दिया जाए। मौका ना दिया जाए कि क्या होगा आगे कल जाके, इससे पहले कि वो अपना न्यूक्लियर रिफॉर्म में ले आए और अपना वो न्यूक्लियर टेस्ट कर ले और ये अब हर जबान ज़द आम हो जाए कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है। सो इस प्लान में गोल्डन होराइजन का इस्तेमाल भी होना था। अब मैं आपके सामने सिर्फ शक और शुबहात रख रहा हूँ। गोल्डन होराइजन 2 चीज़ें हो सकती हैं इनकी। आपको पता है ईरान ने जब बैलिस्टिक मिसाइल मारे उनके पास भी 2 किस्म के मिसाइल। एक तो ऐसा है जो अर्थ सरफेस से ऊपर चला जाता है, सैटेलाइट तक को टच कर सकते हैं और फिर वापसी आपकी कंट्री में आके जिस मुखालिफ कंट्री पे वो हमला करते हैं उसमें फॉल करता है। ये जो गोल्डन होराइजन है, इससे मुराद ये हो सकती है, मैं सिर्फ एक तज्जिया दे रहा हूँ क्योंकि अब तक इट्स नॉट येट डिस्क्लोज कि ये गोल्डन होराइजन है क्या, मगर ये इतनी खौफनाक और हौलनाक चीज़ बताई गई है डॉक्यूमेंट में कि इसका इस्तेमाल इजराइल करने जा रहा है। या तो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, और ये 100% न्यूक्लियर नहीं है, ये वो न्यूक्लियर है जिसको इसराइल की या किसी भी मुल्क की एयरफोर्स जाके स्ट्राइक करती है, तो इसकी लॉन्चिंग की जो टाइम ड्यूरेशन है वो बच जाती है। और ये अगर एक न्यूक्लियर एक शहर को तबाह करता है तो ये कम से कम आधे शहर को तबाह करेगा, या फिर उन टारगेट्स के साथ साथ तकरीबन को 10 माइल का एरिया तबाह बर्बाद करेगा। सो ये कंट्रोल न्यूक्लियर होता है, और आप इसको कह सकते हैं कि मिनी न्यूक्लियर है ये गोल्डन होराइजन हो सकता है। या फिर ये एक दूसरी बला हो सकती है कि ये चारों तरफ से ईरान को अपनी एयरफोर्स को इस तरह से स्प्रेड करें कि ईरान के चारों बॉर्डर से या चारों किनारों से बगैर किसी की टेरिटरी क्रॉस किए अटैक करें। और उसके बाद आपको पता है इस तरह की सूरत हाल होती है तो डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर सकता किसी भी तरह से। वो एक तरफ से तो रोक सकता है, इस वक्त इसराइल का मुंह इस तरफ है, पीछे समंदर है, अगर वो यहाँ से आने वाले मिसाइल रोक रहा है जो सीरिया से आ रहे हैं या जो इराक से आ रहे हैं, जो ईरान की तरफ से आ रहे हैं, तो सारी डायमेंशन इस तरफ है। मगर अगर 360 एंगल से आना शुरू हो जाए तो इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल कि वो इसको रोक सके। दूसरा, 2 से 4 एयर टैंक्स उस नक्शे के हिसाब से, उस मैप के हिसाब से, उस लीक डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसराइल लेके उड़ा है, लेके उड़ने वाला था। यानी अगर जंग 7 से 14, 14 से 20 दिन भी चलती है, इतना टाइम पीरियड रखा जाए कि एक दिन का अटैक नहीं होगा बल्कि ये हफ्तों का अटैक हो सकता है। तो अगर जहाज स्ट्राइक करते हैं तो उनको वापसी इजराइल ना जाना पड़े या कहीं कतर या दीगर कंट्रीज में जाके फ्यूलिंग ना करनी पड़े, बल्कि हवा में ही फ्यूलिंग करें और फिर
रिटेलिएट करें, अटैक करें। अगर ईरान बाउंस बैक करे तो उसकी एयरफोर्स को उसी वक्त कुचल दें। अगर वो बैलिस्टिक छोड़े तो उसको हवा में ही मार दें। अगर वो कोई भी बड़ा जिसका खदशा इसराइल को है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है या बन रहा है या बन सकता है या है, तो ऐसी सूरत में अगर वो कोई भी अटैक लॉन्च करता है तो उस वक्त उसको ईरान में ही गिरा दिया जाए। मसलन अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करता है इसराइल के ऊपर तो ये एयरफोर्स उसकी उस सरफेस पे खड़ी हो कि ये अपनी ईरान की टेरिटरी क्रॉस ही ना कर सके और वहीं पे उसको फॉल करा दिया जाए, तबाह बर्बाद कर दिया। ये सारा प्लान था। मगर मुझे याद पड़ता है 1979 के बाद एक अखबार पाकिस्तान में इस सुर्खी के साथ बड़ा मशहूर हुआ कि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर कंट्रोल ऑटोमेटिक तैयारे भेजे और जो उनके पूरे सिस्टम को कैच कर सकते थे और जो अपने मिशन के ऊपर आए थे, मगर वो आपस में टकराए और उनको हमारा कोई फ़ायदा और नतीजा नहीं हुआ। रात भर वो काम करते रहे, सुबह उनका नतीजा कोई निकला नहीं, कोलैप्स कर गए, क्लैश हो गया, ज़ीरो पे गए वो। सुबह अखबारों की सुर्खी पे लिखा हुआ था, हम सो रहे थे तो क्या हुआ, हमारा खुदा जाग रहा था। और ये जुमले थे आयतुल्लाह खुमैनी के। खुमैनी साहब ने ऐसा क्यों कहा? ये सेम सिचुएशन है। अगर ये हमला जो इसराइल ने प्लान किया था वो कर देता एग्जीक्यूट तो ईरान नहीं दुनिया में आग लगनी थी। और मेरा ख्याल है ईरान ने इतना पावरफुल अटैक इमेजिन नहीं किया होगा कि दुश्मन इस हद तक गिर सकता है। गिरा हुआ तो है, मगर जब ये डॉक्यूमेंट लीक हो गए इन 5 आइज कंट्रीज की जानिब से और यूएस की तरफ से ऑफिशियली, तो ये जुमला कहना पड़ेगा दोबारा से कि इस बार भी हम सो रहे थे तो क्या हुआ, हमारा खुदा जाग रहा था। दुश्मन की सारी साजिश है, वो कुरान की आयत है, वमकरू वमकरुल्लाह। एक प्लानिंग उनकी है, एक प्लानिंग अल्लाह की है। ऐसा कुछ नजर आया कि टोटली चेंज हो गया सिस्टम। और ये शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ईरानी कह रहे होंगे, ये एक्सिस ये जुमला कह रहा होगा कि हमारी प्लानिंग से ज्यादा अच्छी प्लानिंग अल्लाह की, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसराइल का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो गई है जंग उनके लिए। एक तरफ वो जो प्लान कर रहे हैं वो लीक हो रहा है, यूएस को वो कहना चाह रहे हैं कि भाई इसमें आओ, वो कह रहा है थोड़ा सब्र करो। फ्रांस का मैक्रोन उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, इटली में और दीगर कंट्रीज में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो उनके करीब तरीन एलाइज हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे। और रशिया इस वक्त पावर गेम खेल रहा है। जो टेक्नोलॉजी इसराइल लॉन्च करने की बात करता है वो ईरान को ऑफर करता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। नॉर्थ कोरिया के कितने सोल्जर्स मैंने आपको बताया कि इस वक्त रशिया के साथ यूक्रेन में लड़ते हुए पाए गए, अखबारों ने लीक की है खबर। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो यूएस लीक डॉक्यूमेंट्स ने इसराइल को रोक तो दिया, मगर उससे ज्यादा जो उसको तबाहकुन और इंतहाई हैरानकुन हालत में डाला है वो हिजबुल्लाह ने डाला है। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेबनान में जैसे ये एंटर होंगे ये बॉम्बार्डमेंट करेंगे, बैरूत को ढा देंगे, लेबनानी सिटीज और उसकी बॉर्डर्स को क्रश कर देंगे और उसके बाद हिजबुल्लाह का नामो निशान मिट जाएगा। हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप जैसे शहद का छत्ता होता है, आपको दूर से बड़ा पीसफुल नजर आ रहा होता है और आपको बहुत छोटा सा लगता है यार क्या हो जाएगा, मैं शहद के ऊपर फोकस करता हूं और इसको क्रश करके इसका शहद निकाल लेता हूं। मगर आप जब बगैर कैलकुलेट किए शहद के छत्ते में निहत्ते घुस जाते हैं ना, यानी कैलकुलेशन आपकी उतनी नहीं होती, और जब शहद की मक्खियां, और वो भी ऐसी मक्खियां जो इस वक्त हिजबुल्लाह ने उनको निशाना बनाया हुआ है, तो आदमी पागल हो जाता है। मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही होती है। दरिया में जाए, समंदर में जाए, गार में जाए, इतना हर तरफ से तेल अवीव पे हमले हो रहे हैं हर रात। कोई ऐसी रात नहीं जहां 16 से लेकर 36 इसराइली फोर्सेस के नौजवान अस्पताल ना जा रहे हो और बुरी तरह डैमेज होके ना जा रहे हो। आपको पता है ना, इसराइली जो IDF है, जिसको IOF भी कह रहे हैं, वो कभी भी ये फौरन से अनाउंस नहीं करती कि इतनी डेथ कैजुअलिटीज हो गई। वो कहता है इंजर्ड हुए, इंजर्ड के बाद वो डेथ की तरफ, अनाउंसमेंट की तरफ जाते हैं, चाहे मर भी गया हो बंदा, इसलिए कि खौफ नहीं फैलाना चाहते। छोटा सा कंट्री की दुनिया में एक वाहिद कंट्री है, अकेला कंट्री, कोई और ज्यू कंट्री नहीं है। और ये तो है भी ज़ायोनिस्ट रिजीम, जिसके लिए आपने देखा कि दुनिया के दीगर ममालिक में, खुद इटली में बहुत सारे ज्यूज निकल आए। मैं आपको हैरान कुन बात बता रहा हूँ, बहुत सारे यहूदी इसराइल के खिलाफ निकल आए यूरोपियन कंट्रीज में प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये हमें मरवाएगा, नेतन्याहू हमें ईरान से पिटवाएगा, नेतन्याहू हमें हिजबुल्लाह के हाथों ज़िबा करवाएगा। ये इसराइल जो कर रहा है ये यहूदियत नहीं है, ये सहयूनियत है। ये कहते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज्यूज़। अब मेरा ख्याल है कि अगर हमारे बस में हो तो हम उनसे जाके पूछें। यहाँ ईरान में बहुत सारे ज्यूज़ मैंने सुना है, एक आबादी है, उनसे जाके बात किया जा सकता है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि उनसे प्रोग्राम किया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनके क्या तासुरात हैं इस हवाले से। मगर अफसोसनाक बात है, इस पूरी कंडीशन में, इस पूरी सूरत हाल में, इस पूरे सिनॉप्सिस में एक तरफ ये मसला चल रहा है और दूसरी तरफ कनाडा जो इंडिया के साथ कर रहा है। अल्लाह अकबर। मैं समझता हूं मोदी साहब को इससे ज़्यादा शदीद किस्म का झटका और कहीं नहीं मिल सकता, जो इस वक्त कनाडा में इंडिया के खिलाफ, इंडिया के सफ़ीरों को, सफारती अमले को ही बाहर निकाल दिया उन्होंने। इसलिए नहीं कि वो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों की हिमायत नहीं कर रहे, या इसलिए कि वो इजराइल का साथ दे रहे, उनके अपने मसले हैं। वो एक सिख का मर्डर अटैम्प्ट है और एक लंबी कहानी है। मगर ये प्लान और ये सोचा नहीं होगा कि एक तरफ कनाडा इंडिया के साथ ऐसे कर रहा होगा, दूसरा उनका पुराना दोस्त सोवियत के ज़माने का रशिया अब इंडिया को आउट कर रहा है और पाकिस्तान को इन कर रहा है। ये क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ा ग्लोबल चेंज आ रहा है। इससे मैं समझता हूं कि इसकी बुनियादी वजह मोदी की पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज एंटी पैलेस्टाइन, एंटी मुस्लिम्स इस हद तक नुमाया हो चुकी हैं कि अब जो एक स्टैंडर्ड था ना, किसी भी कंट्री की एक नोबेलिटी होती है, वो रिस्क के ऊपर आ गई है। खालिस्तान तहरीक की बात कनाडा में बहुत जोर पकड़ चुकी है और आपको पता है वहाँ पर है। बहरहाल मुझे इसमें इस बात को शेयर करने का मौका इसलिए मिला कि ग्लोबल चेंज आ रहा है। इजराइल के अब ले दे के चंद एक दोस्त बचे हैं। वैसे तो उसका बहुत पावरफुल माइटी फ्रेंड अमेरिका है, मगर अमेरिका इलेक्शंस को आगे देख रहा है और वो इस वक्त नहीं कूदना चाहता। दूसरा दोस्त इंडिया है और इंडिया खुद ऑलरेडी इंगेज हो रहा है मुख्तलिफ महाज के ऊपर। बाकी तीसरा जो दोस्त है वो गल्फ रीजन है। आपको मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए, मगर हाँ, वो जो तीसरे अरब कंट्रीज हैं जो उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, नई दोस्ती है, वो हाथ छुड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार तुम तो बदनाम हो रहे हो। अब इजराइल से तो मुखालफत नहीं कर सकते, नेतन्याहू के साथ कर सकते हैं। सो नेतन्याहू इज द कल्प्रिट। अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब, मैंने आपको बताया कि रोजाना की बुनियाद पे एक थार्ड जो होता है ना, उसकी बैटरी $800 मिलियन की है। एक आयरन ड्रोन सिस्टम की बैटरी कम से कम $100 मिलियन की है। अगर हिजबुल्लाह इसी तरह ड्रोन भेजकर, ड्रोन जो हार्डली $20,000 का होगा, वो $100 मिलियन की बैटरियां उड़ाने लगा, तो फिर क्या बचेगा? ये तो वेरिएंस ही बहुत ज्यादा आ गया लॉस और एटलीस्ट ब्रेक इवन का। ये बहुत शदीद सूरत हाल है। अब मैं आपके सामने वो लास्ट बात रख रहा हूं जिसकी वजह से मैं इस वीलॉग में आपके सामने अपडेट शेयर करने पे मजबूर हुआ हूं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सारी छोटी छोटी अपडेट्स हैं, हालांकि ये छोटी नहीं है। ये मामूली बात नहीं है कि हिजबुल्लाह अब रिवर्स स्विंग कर रही है इजराइल के अंदर, तेल अवीव के अंदर। वो जंग जो लेबनान में हो रही थी वो तेल अवीव में हो रही है, वो इसराइली हैफा में हो रही है। कंट्री इसराइल का बम बारूद हिजबुल्लाह के, तो वापसी रिवर्स गेयर लग गया। बावजूद इसके कि 1 लाख के करीब फलस्तीनी अब तक दुनिया से जा चुके हैं, निशाने बने, शहीद हुए। बावजूद इसके कि इस वक्त दुनिया ये कह रही है कि फलस्तीन में होलोकास्ट हो रहा है, बावजूद इसके कि इस वक्त भूखा मारने की साजिश हो रही है कि फलस्तीनियों को भूखा मार दिया जाए, नामो निशान ही मिट जाएगा। मगर जंग रिवर्स हो रही है, जंग रिवर्स हो रही है और रिवर्स होके अब इस नतीजे पे आ गई है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि ईरान के हवाले से ये सिचुएशन बनाना चाहते हैं कि उसके पास कुछ बचे ही ना, तो वो कहते हैं ना, आ सनम हम तो मरेंगे, तुझे भी ले डूबेंगे। इसराइल उस कंडीशन पे आ रहा है कि आ अमेरिका, हम तो डूब रहे हैं जंग में, तुझे भी ले डूबेंगे। सो अभी इसराइल नहीं रुकने को तैयार। वो कहता है कि जंग मेरे सर पे, इस वक्त अगर मौका दे दिया ये एक्सेस दोबारा डेवलप हो जाएगा। वहाँ हिजबुल्लाह की कमान कोई और करेगा, यहाँ हमास की कोई और करेगा, और उनके पास लीडर्स की कमी नहीं है, बहुत लीडर्स हैं। अजीब बात यह कि वो हिजबुल्लाह के किसी लीडर को तैयारी निशाने पे लेते हैं, इधर से हमास के एक्सपेक्ट करते हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब रोएंगे, परेशान होंगे, शिकवा करेंगे, कहेंगे बस बहुत हो गया। वो और जुर्रत के साथ निकल के आते हैं, नया बयान देते हैं कि मुबारकबाद पेश करते हैं इन शहीदों के कि वो अजमत के दर्जे पे फाइज हो गया और दोबारा आगे बढ़ाएं इसको, और मजीद कुव्वत से आगे बढ़ाएं। और वो कहते हैं कि ये तो और ताकत इसमें शामिल हो गई है। वो यहया सिनवार जिसको उन्होंने निशाना बनाया था फलस्तीन का कसाई कहकर, वो अब फलस्तीन में ऐसे वायरल हुआ है कि फलस्तीन का बच्चा बच्चा उनकी तरह पोज बना रहा है सोफे में बैठ के, हीरो बन गए। जिनके लिए हीरो नहीं थे उनके लिए भी यहया साहब हीरो बन गए। तो ये रिवर्स स्विंग हुआ ना, जो इजराइल को वापसी महंगा पड़ गया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अच्छा जी, ये तो आपके सामने आ गया।
तो अब इसराइल का प्लान क्या है? इसराइल कहता है मेरा जो प्लान था वो तो लीक हो गया, अब मेरे पास वाहिद एक चीज रह गई है कि यूएस आने को तैयार नहीं है, ठीक है, हम आपको जबरदस्ती खींचेंगे इस जंग में, जबरदस्ती घसीटेंगे। हमने पहले जो प्लान बनाया था उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बल्कि हो सकता है 360 चेंज करते हैं, और जो नया प्लान है जो अब तक लीक नहीं हुआ, जो अब तक मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, उसके बारे में यह जरूर पता है कि अब वो यूएस के साथ भी शेयर नहीं करेगा, फाइव आइज को भी नहीं देखने देगा, और यह प्लान सोलो इसराइल का होगा। और जब इसराइल इसमें कूद चुका होगा तो यूएस को आना ही पड़ेगा, नाटो को आना ही पड़ेगा। जैसे यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया ने अपनी फोर्सेस उतारी हैं, तो ये इंटीमेशन ये है कि नेटो आ सकता है, नेटो को आना चाहिए, नेटो को आना ही पड़ेगा। वैसे ही ऑलमोस्ट यही कंडीशन है आज की तारीख से लेकर इसी वीक में। उसूलन इस प्लान के हिसाब से जो मैंने कहा सोलो प्लान है, इसराइल सोलो फ्लाइट पकड़ेगा और अपनी एयरफोर्स का भरपूर इस्तेमाल करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें एक अरब कंट्री है जो इसराइल का भरपूर साथ दे रहा है, भरपूर साथ दे रहा है। एक अरब कंट्री जो इसराइल का भरपूर साथ दे रहा है, और मैं उसका नाम नहीं बता सकता, इट्स रियली शेमफुल, क्योंकि उन्होंने खुद ऑफिशियली साथ नहीं दिया, मगर इस भरपूर साथ देने में यह होगा कि उसके मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करते हुए ईरान को टारगेट किया जाएगा। और इन दैट केस ऐसा होता है, मैंने आपसे कहा इसराइल की फेवरेट और अल्टीमेट डिजायर यही है कि वो इस जंग को फैला दे, दुनिया इसमें कूद पड़े, दुनिया इसमें शामिल हो जाए, इजराइल जालिम बन के मजलूम बन जाए, और ये बताया कि भाई हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठ गया, लिहाजा वी हैव टू फाइट दिस वॉर, वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमारे पास और कुछ है ही नहीं। 40 बैलिस्टिक मिसाइल एक F-15, F-35, F-16 के साथ वो फायर करने का प्लान बना रहे हैं, और आई एम टेलिंग यू इट विल बी वेरी हॉरेबल। मगर फिर वही बात, दूसरी तरफ वो कंट्री है जिसका पास्ट ये बता रहा है कि निहत्ते भी लड़ने को तैयार है, और वो कहते हैं हम तो पैदा ही शहीद होने के लिए, हमारे लिए तो एहसास है, शहादत का सिलसिला कोई नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, बच्चे बड़े बूढ़े यहाँ जिससे आप पूछें, एक तो टेंशन कोई नहीं है, फ्रस्ट्रेशन कोई नहीं है, इतनी बड़ी कंट्री में कोई टेंशन की चीज ही नहीं है। और दूसरी तरफ इजराइल को तो आप देखें तो वो चलते फिरते लोगों के जहन में, कल की बात है, एक ऐसी इजरायली खातून जो उस हमले से बच गई थी जो अक्टूबर में हुआ था हमास की जानिब से, और वो उस पार्टी में शरीक थी, और उस पार्टी से बच के उसने इंटरव्यू दिया कि मैं तो बच गई हूं, मुझे आज तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं बच गई हूं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और हमास के लगातार हमलों की वजह से, हिजबुल्लाह के लगातार हमलों की वजह से उस खातून ने अपने फ्लैट से कूद के खुदकुशी कर ली है। उसके सुसाइड नोट पे लिखा हुआ है, रोजाना बम, रोजाना ड्रोन, रोजाना हमले। मुझे लगा एक पार्टी में हमला हुआ उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तो मुझे लगता है जीना ही महाल है। हर तरफ मुझे वो ड्रोन्स, वो रॉकेट, वो हिजबुल्लाह फाइटर्स, वो हमास नजर आ रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी से बेहतर मौत है, एंड शी डाइड। ये अलमिया है इस वक्त। तो एक तरफ ये कौम की हालत है, आप तस्वीरें उठा के देखें कि कंपार्टमेंट्स में घुसे हुए इसराइली, अलार्म बजता है, शेल्टर्स बना दिए गए, अब मिलियंस की तादाद में लोग शेल्टर्स में फौरन चले जाते हैं। क्या बिजनेस करें, क्या काम कारोबार करें? उसका मुकाबला उस कौम से हो रहा है जिसके एयरपोर्ट के ऊपर हमला हो रहा है, बॉम्ब, बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमला एयरपोर्ट पे कर रहे हैं, और उसकी फ्लाइटें लॉन्च हो रही है, लोग सुबह शाम जा रहे हैं, और भाई ऑप्शन कोई नहीं है। दूसरी तरफ वो ईरान है कि जिसके पास शहादत तो एक तमगा है, वो रिक्वेस्टें डाल रहे हैं, एप्लीकेशंस जा रही हैं आयतुल्लाह के ऑफिस में कि हमें एयरफोर्स में, हमें मिलिट्री में ले ले, हमें अल कुद्स फोर्स में ले ले, हमें एक्सेस में शामिल कर ले, हमें लेबनान भेज दें। आपको पता है ईरान की इतनी पॉपुलेशन नहीं है पाकिस्तान, इंडिया के मुकाबले में, मगर यानी एक अजीब मोराल है। इसका कंपैरिजन मैं बतौर सहाफ़ी कर रहा हूं, मुझे पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना है, मगर ये मैं देख रहा हूं कि एक तरफ सुसाइड की खबरें आ रही हैं इसराइल से, दूसरी तरफ लोग एप्लीकेशंस पे लिख रहे हैं वॉलंटियर के लिए हम तैयार हैं, बगैर तनख्वाह के हमें भेज दें, बगैर तनख्वाह के काम करने को तैयार है। इधर तो तनख्वाह ना जाए तो कैसे काम चल सकता है भाई? मगर हाँ, इसका मतलब है मोराल थोड़ा सा डिफरेंट है, वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है, और उस जंग से अब इसराइल को गुजरना है। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब ये यूएस प्लान लीक हुआ था, यानी इसराइल का प्लान यूएस अथॉरिटीज की तरफ से लीक हुआ था, तो अब ठंडी हो जाएगी जंग, अब थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए। मगर आज के वीलॉग में मैं कह रहा हूं कि इसराइल जो कि हिल गया है पूरा, और जिसके प्लान में ये था कि अब तक उसको अटैक कर देना चाहिए था, अब वो बस मस्त हाथी हो गया जिसको अब कहीं ना कहीं जाके फटना है, वरना इसराइल में नेतन्याहू की गवर्नमेंट चली जाएगी। एंटी नेतन्याहू प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं उसके घर के बाहर।
उसकी कंट्री के बाहर ज्यूज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ही डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब नेतन्याहू दोबारा नहीं आता, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टरशिप से हटेगा, मार दिया जाएगा। हिजबुल्लाह, हमास, ईरान, व्होएवर, या फिर हो सकता है इससे भी ज्यादा कि खुद इजराइल की अपनी सिटीजनशिप में से कोई भी सिटीजन उठ के कह दे कि भाई तुमने बर्बाद कर दिया हमें, और उसको निशाना बना ले, जो पॉसिबल है। और यही कुछ ईरान के लिए इजराइल प्लान कर रहा है कि किसी तरह किसी रेजीम सुप्रीम लीडर को प्लान करके टारगेट कर दिया जाए और वो काम सारा आसान बन जाए। बट इन शॉर्ट, आखिरी बात, सारी बातें निपटाकर, जंग के नताइज जो भी हो, जंग अपने थर्ड फेज में दाखिल हो चुकी है। वो लोग जो कह रहे थे कि कभी भी ईरान और इजराइल की जंग नहीं होगी, आज उनके लिए एक जोरदार तमाचा है। वो लोग जो कह रहे थे कि ईरान और इजराइल एक ही है और उनका कोई दुश्मनी का सिलसिला नहीं, आज उनको मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही है। वो लोग जो अपनी जिंदगी में कहते थे कि कभी भी ईरान इजराइल के ऊपर एक फूंक नहीं मारेगा, और उनको आज, अच्छा, उनमें से कुछ अभी भी बड़े ढीठ है, बहुत ढीठ है। उनको इससे कोई कंसर्न नहीं कि उम्मत मुस्लिमा का मसला है, ये फ़लस्तीनियों का मसला है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। उनको सिर्फ इससे कंसर्न है कि अगर उन्होंने एक नारा लगाया, उनकी उस नारे की इज्जत बच जाए, उनका फिरका बच जाए या उनकी आइडेंटिटी बच जाए, वो किसी तरह खुदा को भी गलत साबित करना पड़े माज़अल्लाह, वो इससे आ रही हैं। वो इस हद तक जाने को तैयार है, मगर अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने को तैयार, गलतियों को ठीक करने को तैयार नहीं, पर्दा डाले जा रहे हैं। और बहरहाल दुश्मन भी यही चाहता है और दुनिया भर में यही हो रहा है। यानी इन शॉर्ट, आज से लेकर नेक्स्ट वीक के स्टार्ट से पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इजराइल मामले को मुकाने के लिए एक बड़ा हमला लॉन्च करेगा, जो इस प्लान के हिसाब से बिल्कुल हटके होगा। या फिर जो उससे बड़ी खबर है, इस पूरी जंग को खत्म करने के लिए जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि याहिया सिनवार पे हमला करके दुनिया वेस्ट चिल्लाएगा कि बस जंग खत्म हो जाएगी और मैं जब बोल दूंगा कि जंग खत्म हो गई या मुझे बहाना मिल गया। अब वाज़ेह तौर से नजर आ रहा है कि ईरान में एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी की जाए जिससे रजीम चेंज किया जाए, या मैंने आपको हमेशा कहा है कि सबसे इजी उनके लिए है कि उस एक बंदे को निशाने पर रख लें जिसने उनका जीना हराम किया हुआ है, जो खुद न डरता है, न डरने देता है, न खौफजदा होता है, न खौफजदा होने देता है, जो ईरान में बैठकर हिजबुल्लाह को मोटिवेशन दे रहा है, लेबनान में, हमास, यमन में, हर दुनिया के कोने में उसका हुक्म चल रहा है। इजराइल ने किसी भी तौर से उसको निशाना पे लेना, सो दिस इज नॉट इजी। और मैंने आपको बताया था कि इससे इतना खौफ इनका बढ़ गया है कि इन्होंने तो इराक के ग्रैंड मर्जा सिस्तानी साहब को भी निशाने पे लिया। अब उस दुनिया में हंगामा मचाने के लिए बहुत ज़्यादा करीब है, किसी सुन्नी बड़े स्कॉलर को भी निशाने पे लेंगे और ये बताना चाहेंगे, डराने के लिए कि देखो हम उनको गिरा सकते हैं तो हम आपको भी गिरा सकते हैं। ये मेरे पास ब्रेकिंग अलर्ट न्यूज़ है, मैंने आपके सामने शेयर की और मैंने कहा कि खाकम बदन ऐसा, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर अफसोस की बात है कि दुश्मन इस वक्त पानी से बाहर आई हुई मछली की जानिब, बिल्कुल पानी से बाहर आई हुई मछली की तरह ऐसे मचल रहा है, और इसका नुकसान वो खुद भी उठाएगा और दूसरों को भी ऑफकोर्स देगा। मगर नतीजतन ये नज़र आ रहा है कि इसराइल का इस वक्त जीना हाल मुश्किल हो गया है। नेतन्याहू साहब को फ़ौरन से अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ना पड़ेगा, वरना मुझे लगता है कि खुद इसराइल में से कोई शख्स, इजरायली शख्स ही उनको निशाना बनाएगा। IDF के नौजवान तपे हुए बैठे हैं। मेरी दुआ है कि इस तरह की सूरत हाल अगर कोई बनती है, मैं आपके सामने लेटेस्ट अपडेट शेयर करता हूँ। कैसी भी सूरत हाल है, मैंने हर मुमकिन अपनी तौर से कोशिश की है कि आपके सामने मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करूँ। आपने अपना ख्याल रखना है, फीडबैक मुझसे शेयर करना है। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको रेलेवेंट लगती है, प्लीज़ आपने मुझे अपडेट करना है। बहुत से लोग थंबनेल्स देख लेते हैं और मज़ीद वीडियो नहीं देखते, तो उनका एक अलग परसेप्शन बन जाता है। थंबनेल आपको ये बात समझाने के लिए होता है कि ये हेडलाइन है, आगे न्यूज़ आपने कंफर्म करनी है, आगे बात को जज करना है, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मैंने रिसेंटली आपको अल-कुद्स फोर्स के सरबराह के हवाले से कहा था, मैंने आपको कहा था कि ये परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है, मगर ये परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है और वो इसमें गद्दार साबित हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है ऐसा ना हो, दोनों बातें हो सकती हैं, ज़्यादा चांस यही है कि ऐसा ना हो। अभी भी मैं आपको बताऊं कि आपको शायद हैरानी होगी इस बात की कि ईरान ने तो एक तमाचा मार दिया कि ये बंदा तो हमारे साथ है, ये देखो वीडियो में बैठा हुआ है, तुम क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। इसका रिवर्स इफेक्ट आया इसराइल को, मगर अभी भी ईरान की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इंटेरोगेशन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी गद्दारियां हुई हैं। सो दे आर ऑलवेज अलर्ट। तो वो दे आर कंसिडरिंग एवरी ऑप्शन कि कोई अपना बुरा कर सकता है, तो उससे पहले हम उसके साथ अच्छा कर दें। थैंक यू। अल्लाह की अमान।